तो इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक्ट्रेसों से जुड़ी हुई कुछ खबरें लेंगे। 5 खबरें हैं यह। सबसे पहली खबर जो है वो मलाइका अरोड़ा से जुड़ी हुई है। अर्जुन कपूर के साथ उनका ब्रेकअप जो है वो लंबे समय पहले हो चुका है। मगर अब जो ताज़ा खबर आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस ब्रेकअप के बावजूद जो दोनों के बीच लंबा रिलेशन था और ब्रेकअप के बावजूद दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है। और जो हाल ही में इंस्टाग्राम पर मलाइका अरोड़ा ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और साथ में एक बड़ा पोएटिक सा नोट शेयर किया था। उसके बाद में जो है लोग ये अटकलें लगाने लगे कि क्या मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर वापस एक-दूसरे की ज़िंदगी में आ चुके हैं। लिखा जा रहा है अर्जुन इज़ बैक। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं भी है, तो अर्जुन को अब मलाइका के पास में लौट आना चाहिए। तो ऐसा क्या लिख दिया भाई, तस्वीरें तो ठीक है अर्जुन कपूर ने उनको लाइक किया, लेकिन जो पोस्ट था एक पोएट हुए हैं रूमी और बड़े सूफ़ी थे और उनकी जो लाइन्स हैं, उनके जो कोट्स हैं या पोएम्स जो हैं वो अ, लव लाइफ़ में जो लोग हैं, वो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। रूमी बहुत फ़ेमस है उन लोगों के बीच में। तो मलाइका ने जो रूमी की लाइन्स कोट की अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की वो बताता हूँ। उन्होंने रूमी की ये लाइन्स लिखी कि आई डोंट लव यू विथ माय हार्ट एंड माइंड, आई लव यू विथ माय सोल। इन केस माय माइंड फॉरगेट्स एंड माय हार्ट स्टॉप्स। अब ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। तो इसमें रूमी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ मलाइका की भाषा में ले लेते हैं, जेंडर चेंज कर लेते हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल और अपने दिमाग से प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार करती हूँ। क्योंकि मतलब इन केस अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कभी मेरा दिमाग जो है उसकी सोचने समझने की ताकत चली जाए, वो भूल जाए या फिर मेरा दिल जो है वो धड़कना बंद कर दे। तो इसीलिए मैं जो प्यार करती हूँ, वो तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार करती हूँ, दिमाग और दिल से प्यार नहीं करती। लोगों ने यही मतलब निकाला। हालाँकि रूमी की जो पोएम है उसका जेंडर आप वैसे देखें तो वो अ, फेमिनाइन जेंडर तो नहीं है, मैस्कुलाइन जेंडर है वो, लेकिन लोग अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। तो इस पोस्ट के बाद में बहुत सारी लोगों ने इसको लाइक किया कि भाई अर्जुन कपूर भी इसको लाइक कर रहे हैं और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भई अर्जुन कपूर जो हैं, वो मलाइका की लाइफ़ में वापस आ चुके हैं। हालाँकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है और जैसा कि मलाइका की लाइफ़ के बारे में सभी जानते हैं कि अरबाज़ खान से उनकी शादी हुई थी, लंबी शादी चली। 2016 में जो है तलाक ले लिया, लगभग 17-18 साल की शादी थी। उनका एक बेटा भी है। उसके बाद अरबाज़ ने तो ख़ैर दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी में भी वो अब पिता बनने वाले हैं। लेकिन मलाइका के बारे में कोई खबरें नहीं थी। हालाँकि पिछले दिनों कुछ ऐसा उड़ता-उड़ता था कि भाई डिनो मोरिया को वो डेट कर रही हैं। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें तो देखिए बॉलीवुड में चलती रहती हैं। मगर जिस सीरियसनेस के साथ में अर्जुन कपूर और मलाइका एक-दूसरे की लाइफ़ में शामिल थे, तो उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि हो सकता है कि देर-सवेर एक बार फिर से जो हैं दोनों वापस जो हैं मिल जाएँ। जो भी उनके बीच की नाराज़गी या गलतफ़हमी या गिले-शिकवे हों वो दूर हो जाएँगे। तो ये खबर है मलाइका के बारे में और ये अटकलें लग रही है कि क्या अर्जुन कपूर वापस उनकी लाइफ़ में लौट आए हैं। दूसरा मामला जेनेलिया देशमुख का है। तो जेनेलिया जो है 20 जून को फ़िल्म हो रही है रिलीज़ हो रही है आमिर खान की सितारे ज़मीन पर। उसमें वो आमिर खान की हीरोइन बनी हैं। तो उनका जो किरदार है फ़िल्म में वो 40s की जो एज ग्रुप होती है उसका है और आमिर खान 60 प्लस हो चुके हैं, तो आमिर खान से इस बारे में पूछा भी गया था। तो उन्होंने कहा था कि भई अब तो कंप्यूटर का और वीएफएक्स का ज़माना है तो एज हम आपको पर्दे पर दिखाई नहीं देगी। 40s का मैं भी दिखूँगा और वो तो उस एज ग्रुप में है ही। लेकिन यहाँ जेनेलिया जिस बात के लिए खबर में है वो है उनका एक स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आई डू वर्क फॉर 10 अवर्स अ डे मतलब मैं भी 10 घंटे काम करती हूँ, कर सकती हूँ, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब ये वर्किंग अवर्स का जो मामला है बॉलीवुड में इस समय बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि दीपिका पादुकोण ने जो अगली उनकी फ़िल्म हो सकती थी स्पिरिट संदीप पांगा के साथ में, तेलुगु फ़िल्म, वो इसलिए छोड़ दी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं 8 घंटे काम करूँगी। क्योंकि अभी उनकी बेटी छोटी है मतलब साल भर की भी नहीं, कुछ महीने की है वो बेटी। तो उन्होंने कहा कि भई मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगी। इसके अलावा भी कई शर्तें थी। लेकिन मुद्दा यही बना कि संदीप बांगा ने जब उनको रिप्लेस कर दिया, दीपिका के हटने के बाद में
उन्होंने तृप्ति डिमरी को ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है कि अ, 8 घंटे काम या 8 घंटे से ज़्यादा काम और ख़ास तौर पे एक्ट्रेसेस के लिए जो कि मदर हैं या न्यू मदर हैं। तो अब दीपिका के हटने के बाद में कई एक्ट्रेसेस ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिकेट कर रही हैं, इंडस्ट्री में मैसेज दे रही हैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कि वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं। तो जेनेलिया का ये जो स्टेटमेंट है, हालाँकि सीधे तौर पर उससे नहीं जुड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं वो इस स्टेटमेंट में कह रही है कि ये टफ काम तो है कि 10 घंटे तक आप शूटिंग करें। और कई बार उन्होंने कहा कि एक्सटेंड भी हो जाती है, 11 घंटे और 12 घंटे भी हो जाता है, क्योंकि शूटिंग आवर्स का भरोसा नहीं होता है। क्रिएटिव काम है, कभी एक बार में भी हो गया, कभी एक टेक में भी काम हो गया और कभी 50 टेक भी देने पड़ गए। कभी आपने बहुत अच्छा कर दिया, सामने वाला एक्टर जो है शायद उस दिन फॉर्म में नहीं है या उस दिन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है या कोई टेक्निकल चीज़ हो गई या कभी लग रहा है डायरेक्टर को कि यार नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टेक्निकल मामला है। लेकिन जिस तरह से दीपिका के 8 घंटे वाला स्टेटमेंट आया, उसके बाद ये बात चर्चा का विषय बन गई है और जेनेलिया ने वही कहा है कि "इट इज़ टफ बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आई डू वर्क फॉर 10 अवर्स अ डे एंड देयर आर डेज़ व्हेन द डायरेक्टर आस्क्स टू एक्सटेंड इट टू 11 और 12 आवर्स।" तो ये होता है, देखिए फ़िल्मों का काम है, जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिव काम है। तो ये होता है और कई बार 1 दिन नहीं बल्कि 2-2 3-3 दिन होता है, कई बार बड़े इम्पोर्टेंट शॉट फ़िल्माए जाने होते हैं। तो जेनेलिया जो है एक तरीके से लंबे समय बाद एक बड़ी फ़िल्म में आ रही हैं और निश्चित रूप से अब उनके 2 बेटे हैं। रितेश देशमुख जो हैं वो पूरी तरह से एक के बाद एक फ़िल्में कर रहे हैं और एक छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी एक फ़िल्म बना रहे हैं, राजा शिवाजी। तो जेनेलिया पूरी तरह अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो एक बार फिर से ये हो सकता है कि वो कमबैक की तैयारी कर रही हों और ये मैसेज कहीं न कहीं इंडस्ट्री में दिया जाता है कि भाई देखिए हम तैयार हैं काम करने के लिए, वर्किंग आवर्स हमारे लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए? इस पर हम आगे भी कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मामला चल रहा है दीपिका पादुकोण वाला उसमें ये बात आई है। और कृति सेनन ने पिछले दिनों इसी तरह से तुरंत इंडिकेट किया था जैसे ही दीपिका वाली ये खबर आई थी, तो तुरंत उनके पीआर ने ये मैसेज मार्केट में डालना शुरू कर दिया था कि धनुष के साथ इन दिनों वो जो आनंद एल राय डायरेक्टर उनकी फ़िल्म शूट कर रही हैं। आई थिंक उसका नाम तेरे इश्क में है, मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो। तो उन्होंने कहा था कि भाई वो तो बहुत ही मैराथन शूटिंग कर रही हैं, 8 घंटे 10 घंटे तो कोई बात ही नहीं, मैराथन शूटिंग कर रही हैं। मैंने कृति सेनन का यहाँ पर ज़िक्र किया है तो मैं एक खबर यहाँ पर जो है कृति सेनन की सिस्टर जो है नूपुर सेनन, उनसे जुड़ी हुई लेता हूँ और जो नूपुर सेनन हैं, उनकी इस समय सोशल मीडिया में, इंटरनेट की दुनिया में जमकर खिंचाई हो रही है। अब कृति सेनन की वजह से ही वो चर्चा में रहती हैं, सच बात तो यही है। वो भी फ़िल्मों में आना चाहती हैं और साउथ में उन्होंने एक फ़िल्म की भी और बॉलीवुड में एक फ़िल्म है नूरानी चेहरा और आई थिंक इसके नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी इस फ़िल्म में हीरो होने वाले थे। मगर ये फ़िल्म जो है किन्हीं कारणों से अभी रुकी पड़ी है। तो ये पाइपलाइन में है ये फ़िल्म और नूपुर को इस फ़िल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करना था जो कि कोई भी वजह कहिए, तो अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन नूपुर जो है कृति के साथ अक्सर नज़र आती हैं, दोनों को देखा जाता है, दोनों पेपराज़ीज़ के सामने खड़े होके फ़ोटो शूट वगैरह भी कराती हैं। वो सारा जिम आना-जाना, कई इस तरह की भी तस्वीरें आपको देखने मिलेंगी। लेकिन जिस वजह से वो इस समय ट्रोल हो रही हैं, जिनकी उनकी जो खिंचाई चल रही है इस समय, दरअसल वो उनका एक फ़ैशन लेबल है, जिसका नाम है नोबो, N-O-B-O। अब नोबो नाम का जो फ़ैशन लेबल है, कृति सेनन उसके तहत जो है वो जो भी अपने तरह से ड्रेसेस बनाती हैं या बनवाती हैं, जो भी है, तो और उनकी वेबसाइट है, उस पर उसको सेल किया जाता है उन कपड़ों को। अब वो जो ड्रेसेस हैं, वो बहुत महँगी हैं। मतलब ड्रेसेस में जैकेट हैं, जंपसूट हैं जो नॉर्मल सूट होते हैं गर्ल्स के, वो सारी चीज़ें और इनकी बेसिक प्राइस जो है, वो बताया जाता है कि मतलब 10 से 12,000 रुपए, इतने महँगे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि भाई जिन लोगों ने उन कपड़ों को देखा है, जिन्होंने उनकी क्वालिटी देखी होगी या जो प्राइस टैग और डिज़ाइन वगैरह समझते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई इन कपड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही साधारण और नॉर्मल से कपड़े हैं, इनको इतना महँगा क्यों बेचा जा रहा है? अब उनका ये तर्क है कि कृति सेनन की बहन होने का फ़ायदा जो है वो नूपुर उठा रही हैं और एक तरीके का ये उनका कहना है कि स्कैमिंग बायर्स
ग्राहकों को ठगा जा रहा है। तो वो ये काम कर रही हैं। तो इसको लेकर कि भाई ये जो बहुत ही बेसिक जो ड्रेसेज़ हैं, आउटफिट्स जो हैं बहुत बेसिक हैं, तो फिर इतना पैसा किस लिए वसूला जा रहा है? और ये चीज़ देखिए हाल के कुछ सालों में ये बड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ये भी चलन बन गया है कि अव्वल तो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अपने फ़ैशन लेबल ले आते हैं। एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ले आती हैं, चाहे आलिया हों, दीपिका हों, कैटरीना हों। ये सब जो हैं इनके अपने-अपने फ़ैशन लेबल्स हैं, इनके अपने जो हैं वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। तो ये इस साइड में ये वाला उनका जो है एंटरप्रेन्योर वाला रूप जो है आप देखते रह सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कई बार इनके प्रोडक्ट्स जो है बहुत महँगे होते हैं, जो कि आम आदमी के लिए तो नहीं होते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें होती कि भाई ये लोग आखिर किसके लिए बना रहे हैं और कौन खरीद रहा है इनके प्रोडक्ट्स को? और क्या अगर ये इतनी महँगी कीमत रख रहे हैं, मान लीजिए कृति सेनन की वेबसाइट पर एक मैक्सी का जो प्राइस है वो ₹10,700 है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या उसके कपड़े की क्वालिटी, क्या उसका डिज़ाइन, क्या उसका टेक्सचर इस तरह का है कि वो इतना डिज़र्व करते हैं, वो जो ड्रेस है वो इतना डिज़र्व करती है? या फिर सिर्फ़ क्योंकि वो कृति सेनन की बहन है एक ब्रांड उन्होंने शुरू कर लिया है, तो क्योंकि वो कृति की बहन है, लोग उनकी वेबसाइट से और उनका जो ब्रांड है उसके कपड़े खरीद लेंगे। तो इस तरह से वो लोगों को ठग रही हैं क्या? तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे यूज़र तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। जैसे एक खबर मैं देख रहा था फ्री प्रेस जर्नल पे जो इस बारे में लिखी है, तो उसमें एक यूज़र का कमेंट लिखा हुआ है कि दीज़ आर द अग्लीएस्ट क्लोथ्स आई हैव एवर सीन, गुड लॉर्ड। मतलब इस तरह की टिप्पणी। एक और ने लिखा कि आई थिंक हर ब्रांड नेम इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज़ शी क्लियरली फॉरगॉट टू राइट लेबल नोबडी क्योंकि एनओबीओ नोबो है। तो लिखा है कि आई थिंक हर ब्रांड नेम इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज़ शी क्लियरली फॉरगॉट टू राइट लेबल नोबडी। नोबडी इज़ बाइंग दिस ओवरप्राइस्ड फास्ट फैशन शिट फ्रॉम मी। मतलब अब इस तरह से क्योंकि जब लोग लिखते हैं तो वो फिर कोई लिमिट तो रहती नहीं है और उनको आजकल हर चीज़ है कि भाई जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं आपको उसका जो कहते हैं ना पैसा वसूल होना चाहिए। तो लोग महँगी से महँगी चीज़ खरीदने को तैयार हैं और ये बाज़ार इस तरह का हो चुका है कि महँगी से महँगी चीज़ है और उसकी भी खपत है। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति उसमें जो भी हो, मिडल क्लास की स्थिति जो भी हो, लोगों की पॉकेट क्या कह रही है उसके लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हम उसमें नहीं जानते। लेकिन सच्चाई यही है कि कितने महँगे से महँगा कोई भी ब्रांड हो, वो खरीदा जा रहा है, वो बाज़ार में है, कम-ज़्यादा करके उसको खरीदने वाले लोग हैं और आपको आश्चर्य होता है कि कई बार कि अरे! इतनी महँगाई की बात हो रही है, लेकिन लोग इतने महँगी-महँगी चीज़ें खरीद रहे हैं और वो भी ऐसी चीज़ें जो नेसेसरी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कई बार वो बहुत अननेसेसरी मालूम पड़ती हैं। लेकिन ठीक है मार्केट जो है वो शायद इसी को कहते हैं और इसी बात को लेकर जो है लोग अपने-अपने तरह से टिप्पणियाँ कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो सामंथा रूथ प्रभु से जुड़ी हुई है। सामंथा रूथ प्रभु अ, साउथ में तेलुगु फ़िल्मों में ही अक्सर आती हैं और देखते रहे लेकिन आजकल वो मुंबई में रह रही हैं और उसकी वजह एक ये बताई जा रही है कि उनकी पर्सनल लाइफ़ नागा चैतन्य के साथ साउथ के जो स्टार हैं उनकी शादी हुई थी 2017 में बड़े धूमधाम से हुई थी। 2021 में तलाक हो गया और फिर इस बीच वो काफ़ी बीमार वगैरह भी रहीं। लगातार खबरें अपडेट्स आती रही हैं। मगर अब जो बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं राज एंड डीके उनके जो है राज निधिमोरू उनके साथ में ये कहा जा रहा है कि सामंथा रूथ प्रभु रिलेशनशिप में है। हालाँकि राज पहले से शादीशुदा हैं, तो अब ये सारी चीज़ें जो है आप समझते हैं चलती रहती हैं और अब इन्हीं के बीच में ये लोग सर्वाइव करते हैं और इन्हीं के बीच में जो है इनकी ज़िंदगी जो है इधर-उधर क्रिस क्रॉस जो है वो चलती रहती है। तो सामंथा रूथ प्रभु आजकल मुंबई में है। मंगलवार को उनका एक वीडियो बनाया पेपराज़ीज़ ने और वो वीडियो वायरल है और उसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। दरअसल जैसा कि होता है बॉलीवुड में तमाम एक्ट्रेसेस हैं वो जब मुंबई में होती हैं और शूटिंग नहीं कर रही होती, नॉर्मल लाइफ में होती हैं, तो अक्सर हम वीडियो देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं उनके जिम जाने और आने के। तो सामंथा को शायद साउथ की आदत है कि पेपराज़ी कल्चर वहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता या मुंबई की तरह है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मुंबई में तो एकदम से सब इकट्ठा हो जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं वाला मामला है। और इसके इसके पीछे उनकी भी गलती नहीं है।
क्योंकि ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, इनके जो मैनेजर और पीआर होते हैं, वही उनको बुलाते हैं कि भाई आप आइए, स्टार वहाँ पर जो है स्पॉट होगा, उसकी फ़ोटो खींचना। तो किसी को सपना तो आता नहीं है। अब सामंथा जो थी वो बांद्रा के एक जिम में थी और जो ड्रेस होती है एक्सरसाइज के लिए जो एक टाइट फिटिंग वाली ड्रेसअप होता है, वो उसमें थी और जैसे ही वो बाहर निकली वहाँ से, तो पेपराज़ी उनके पीछे लग गए। और ये बात शायद पता नहीं उन्हें अंदाज़ा था या नहीं था कि उनके मैनेजर पीआर ने उनको बुलाया है जो भी और सामंथा के साथ शायद कोई था भी नहीं। तो इसीलिए वो जिम के अंदर से सीधे बाहर निकल के रोड पर आ गईं और उन्हें ये लगा होगा कि शायद मेरी कार आ चुकी है। लेकिन तब तक उनकी कार आई नहीं थी और जिस तरह से पेपराज़ी उनको घेर कर उनकी तस्वीरें ले रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो गईं और कहने लगी, "अरे रोको जी प्लीज़ मतलब आप लोग रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? स्टॉप इट प्लीज़" ये कहते हुए थोड़ी देर तो वो वहाँ रोड पर रहीं और फिर वापस अंदर चली गईं। और फिर फ़ोन पे थीं लगातार और फिर जब वापस उनकी कार आई थोड़ी देर में, तो वो जिम से बाहर निकलीं और फिर निकलीं तो फिर वही पेपराज़ी पीछे उनके, तो किसी तरह से बचते-बचाते उन पर नाराज़ होते, उन पर चिल्लाते, थोड़ा चिढ़ते हुए, वो कार में बैठी और निकल गईं। अब इस वीडियो के और इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद में लोग ये कह रहे हैं कि भाई पेपराज़ीज़ को कैसे पता चला? आप लोग जो ये इन पेपराज़ीज़ के सामने आने पर ये जो सारे ड्रामे करते हो कि अरे भाई हमारी फ़ोटो मत खींचो, क्यों फ़ोटो खींच रहे हो? ये सारी चीज़ें आप अपने मैनेजर और पीआर को समझाइए। जो आपको शायद बिना बताए जो है इन लोगों को खबर दे देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा आर्टिस्ट है इसकी तस्वीरें खींची जाए, इसके वीडियो बनाए जाएँ। तो अब सच झूठ जो भी है, लेकिन एक कल्चरल डिफरेंस तो है ही साउथ में और जो मुंबई में। न केवल काम करने का, सिनेमा का, बल्कि वो जो जर्नलिज़्म है, वो जो पेपराज़ी कल्चर है, उसका भी एक डिफरेंस है। मैंने कई बार ये नोट किया है कि साउथ के एक्टर्स जब आप उनके साउथ के वीडियो देखिए वहाँ जब अपने स्टेट्स में होते हैं, तो बड़े काम, कूल नज़र आते हैं। वो अपने फैन्स के साथ भी फ़ोटो खिंचा लेंगे, वो पेपराज़ीज़ या फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, उनके सामने भी आराम से खड़े होके तस्वीरें खिंचाएँगे। कहीं उनका सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा और 1, 2 या 10 फैन भी आ जाएँगे, तो वो सिक्योरिटी वालों को शांत करेंगे, नहीं, नहीं फ़ोटो खिंचाने दो। वहाँ उनका व्यवहार बहुत अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो मुंबई में आते हैं, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से ही उनका व्यवहार और बर्ताव जो है वो बदल जाता है। यहाँ आकर जो है उनका नखरा, उनका एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है। वो यहाँ अगर उनको कोई फैन मिल जाए एयरपोर्ट पे तो अक्सर आपको ऐसे वीडियो देखने मिलेंगे। वो झिड़क देंगे, पेपराज़ीज़ को चिल्लाएँगे, ये सारी चीज़ें। तो ये कल्चरल तो या तो ये है कि भाई ये सिर्फ़ उनको लगता हो कि भाई ये तो हमारे लिए बिज़नेस की जगह है। यहाँ क्यों यहाँ हमको किसी को फैन तो बनाना नहीं है, यहाँ पे अपना काम करना है और निकल जाना है। लेकिन साउथ में तो मामला बहुत ही अलग है, वहाँ का जो दर्शक है, वहाँ का जो फैन है, वो बहुत इमोशनल है। इस बात को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये सारी चीज़ तो हो सकता है कि इसलिए यहाँ पर उनका बर्ताव ऐसा होता और साउथ में अलग होता हो। अगर आप साउथ से इस वीडियो को देख रहे हैं, साउथ के स्टेट से, साउथ की सिटी से, तो ज़रूर बताइएगा कि क्या वहाँ भी ये जो साउथ के स्टार्स होते हैं, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा, तो इनके जो स्टार्स होते हैं, इनका वहाँ मीडिया से और लोगों से किस तरह का बिहेवियर होता है कि पेपराज़ीज़ के साथ में और कभी सिक्योरिटी ब्रीच भी होता है, तो वो किस तरह का बर्ताव करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा और हो सका तो उस बात को फिर मैं अगले किसी वीडियो में शेयर भी करूँगा जो आपकी बात रहेगी। आखिरी खबर जो आज की है वो मालविका मोहनन की है। अब अगर आपने उनकी कोई फ़िल्म ना देखी हो तो मैं आपको 2 फ़िल्मों के नाम बता देता हूँ। 2017 में एक फ़िल्म आई थी। ईरानी डायरेक्टर हैं माजिद मजीदी। बहुत ही फ़ेमस डायरेक्टर हैं और बहुत खूबसूरत फ़िल्में बनाते हैं। तो उन्होंने बॉलीवुड में फ़िल्म बनाई थी बियॉन्ड द क्लाउड्स और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर उसमें थे और साथ में मालविका थी। तो बॉलीवुड में माजिद मजीदी ने ये फ़िल्म बनाई थी मालविका और ईशान को लेकर। हालाँकि वो फ़िल्म चली नहीं और दूसरी फ़िल्म उसके बाद में मालविका की आई, वो थी युद्रा, सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ पिछले साल 2024 में। तो बॉलीवुड में तो इनका करियर फ्लॉप ही है, लेकिन सही बात है जब यहाँ फ़िल्में करना है तो यहाँ रहना भी पड़ेगा। तो मालविका अब जो है साउथ की फ़िल्में करती हैं। तो साउथ में इंटरव्यू वगैरह भी देती हैं, तो वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और मुंबई की लाइफ़ का एक एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में मुंबई को महिलाओं के लिए जो बहुत सेफ माना जाता है, माना जाता रहा है,
अब वैसा नहीं है और उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ इसी तरह का है। तो मालविका ने बताया कि भाई एक बार मैं और मेरी 3 सहेलियाँ कार में हम लोग जा रहे थे, रात का समय था करीब साढ़े 9 बजे का। मैं और 2 लोग मतलब 3 लोग थे, तो मैं और मेरी 2 सहेलियाँ जो थीं वो कार से जा रहे थे, साढ़े 9 का रात का वक़्त रहा होगा और रात के उस अंधेरे में जब रात को सा हालाँकि मुंबई में रात को साढ़े 9 बजे उस तरह से अंधेरा या सन्नाटा नहीं होता, अब किस इलाके की बात कर रही हैं या एग्ज़ैक्ट क्या है पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि साढ़े 9 का वक़्त है और कार में 3 लड़कियाँ हैं, तभी एक आदमी कार के पास में आ जाता है, विंडो के पास आता है और हमसे ये कहता है आकर कि, "एक चुम्मा दोगी क्या?" तो बोले हम सब बहुत घबरा गईं और फिर वहाँ से जो है निकल गईं कार लेके या जो भी चीज़ है। अब ये बात उन्होंने कही। अब निश्चित रूप से जब ऐसी बातें होती है, तो वो किसी शहर की इमेज को जो है वो एक तरीके से चोट पहुँचाती है, ठेस पहुँचाती है और मुंबई में अभी भी ये माना जाता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सेफ है ये जगह, ये शहर, महानगर जो है, देश का सबसे बड़ा महानगर है। आधी रात तक रेलगाड़ियाँ चलती हैं, आधी रात से भी ज़्यादा लोकल चलती हैं और महिलाएँ उनमें सफ़र करती हैं, आती-जाती हैं यहाँ 24/7 एक तरीके से ये शहर जो है वो चलता रहता है। तो जब मालविका मोहन ने ये बात कही, उनका ये इंटरव्यू आया कि भाई पीपल ऑफ़न से मुंबई इज़ सेफ फॉर वुमेन बट आई वुड लाइक टू करेक्ट द परसेप्शन मतलब आप जब परसेप्शन करेक्ट करने जा रही हैं, ये बड़ी बात है। आप ये कहिए कि एक हादसा मेरे साथ हुआ, मगर आप कहें कि नहीं मैं आपका परसेप्शन ठीक कर देना चाहती हूँ, इतने बड़े शहर को लेकर, तो ये बड़ी बात होती। तो जब उनकी ये क्लिप वायरल हुई मालविका की, तो मुंबई पुलिस ने एक्स पर मतलब जो ट्विटर था पहले, उस पर प्रॉपर इसका जवाब दिया और मुंबई पुलिस ने क्या लिखा वो आपको सुनना चाहिए। मुंबई पुलिस ने एक्स पर रिस्पॉन्ड किया उनके इस एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करते हुए, मुंबई पुलिस ने लिखा, "वी अंडरस्टैंड हाउ अनसेटलिंग सच इंसिडेंट्स कैन बी।" बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी कोई भी घटना किसी के साथ भी होती है, वो उसको बेहद-बेहद परेशान कर सकती है, उसको बड़ा ट्रॉमा दे सकती है और लाइफ में कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस दे सकती हैं। तो वी अंडरस्टैंड हाउ अनसेटलिंग सच इंसिडेंट्स कैन बी मगर आगे उन्होंने लिखा, नॉन रिपोर्टिंग एम्बोल्डेंस द ऑफेंडर मतलब जब आप इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करते, जो ऑफेंडर है, जिसने अपराध किया है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो उसको मजबूत बनाता है, उसको और बोल्ड बनाता है। उसको ऐसी हरकत आगे भी करते रहने के लिए साहस और हिम्मत देता है। तो सच बात तो यही है। तो आपने उस घटना को रिपोर्ट नहीं किया, आप उसको एक इंटरव्यू में बता रहे हैं। और मुंबई पुलिस ने लिखा आगे कि मुंबई हैज़ ऑलवेज़ बीन सेफ फॉर वुमेन एंड वी विल कंटिन्यू टू एन्श्योर दैट सेफ्टी। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुंबई पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया और उन्होंने कहा कि मुंबई आज भी सेफ है महिलाओं के लिए और हम आगे भी ये स्थिति बनी रहे, हम इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे, सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुंबई पुलिस की अपनी एक बहुत बढ़िया छवि है इस देश में और बिल्कुल ये बात सही है कि अ, हर घटना की जगह पर पुलिस नहीं हो सकती है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस नहीं हो सकती है और कभी ऐसी वारदात होती भी है किसी के साथ, तो आपको उसे रिपोर्ट कराना चाहिए क्योंकि पुलिस कह रही है जब आप ऐसी घटना की रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो अपराध करने वाले को ताकत मिलती है। उसको लगता है अरे मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? लोग तो बोलते नहीं हैं, कोई क्या करेगा? सब चुप रहेंगे। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं, तो तलाश होती है, लोग पकड़े जाते हैं। ऐसी आम दिनों में भी ऐसी घटनाएँ होती हैं और हम देखते हैं मुंबई में कि ऐसे अपराधी जो हैं पकड़े जाते हैं। और अगर मालविका और उनकी फ्रेंड्स ने ये घटना रिपोर्ट नहीं की पुलिस में और जिस व्यक्ति का उन्होंने ज़िक्र किया कि जिसने उनके साथ बदतमीज़ी की, जिसने उनके साथ गंदी और गलत हरकत की, तो उसको कहीं न कहीं तो हौसला मिला ही होगा कि मैंने इनके साथ कर लिया, 3 लड़कियाँ थी, उनके साथ ये हरकत की है, तो वो हो सकता है उसने किसी और के साथ भी की हो या हो सकता है वो पहले भी करता रहा हो सकता है वो आदतन अपराधी रहा हो। तो ये उसका साहस बढ़ाने वाला है। तो बिल्कुल ठीक है अगर आपके साथ कोई चीज़ होती है, आपका एक्सपीरियंस आप उसे शेयर करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको रिपोर्ट भी करें, जिससे कि सही समय पर पुलिस कदम उठा सके, ऐसे अपराधियों को पकड़ सके, उनको जेल में डाला जा सके, उनको सज़ा दी जा सके, दिलाई जा सके।